नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम डीएफसीसीआईएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हम जो है रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसका मास्टर वीडियो भी आ चुका है। उसके बाद जीके का हम पूरे पेपर डिस्कस कर चुके हैं, किस पेपर का उसका ही मास्टर वीडियो आ चुका है। अब बारी है यहाँ पर आपको साइंस का, तो इसमें हम तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले के लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो जरूर जाकर देखिए। जो पेपर आज है वो डिस्कस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, जिसका 28 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जनरल साइंस के कुल मिलाकर 24 प्रश्न पूछे गए थे। सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर पीडीएफ आपको सभी अवेलेबल होती है, बस कुछ समय के इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अब देखिए पेपर कौन कौन सा डिस्कस करेंगे जिसमें साइंस आया है। तो देखिए 2016 का पेपर डिस्कस हो चुका है, 2018 का हो चुका है, और आज देखिए 2021 का ऑपरेशन सन बीडी का फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद 4 पेपर और बचे हैं, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है कि सांस लेने के दौरान पसलियाँ जो है बाहर निकल जाती है। तो देखिए पसलियाँ को बोलते हैं रिब्स। तो रिब्स क्या बाहर निकल जाती है सांस लेने के दौरान? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ आगे बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए सही होगा। दोनों स्टेटमेंट से बेसिकली देखिए होता क्या है, जब सांस लेते हैं तो मसल जो हमारी होती है तो मांसपेशियाँ यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण रिब्स जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड निकल जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। और सांस जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है रिब्स जो है इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ चल जाती है, यानी कि बाहर यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सत्य है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ भी देखिए सही युग्म ही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मीडियम पूछे ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, और एक होता है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए बेसिकली दो यहाँ पर डिफिनीशन दिए हुए हैं, अपारदर्शी का और पारभासी का। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक जो मीडियम्स होता है उसमें क्या होता है कि डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि प्रकाश को उनके बीच से गुजरने की अनुमति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। और पारभासी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश को आंशिक रूप से जो है गुजरने दिया जाता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, इसका सटीक उदाहरण है। तो पारभासी वही होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, इसमें जो है आर पार जो है जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल कथन सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए ही सही होगा। तो एक और दो दोनों सही होगा। इस तरह से देखिए डीएफसी साल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे साइंस में, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 12 इसका सही होगा, 12 इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 12 सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गति का समीकरण नहीं है। अब देखिए नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए गति के 3 समीकरण जो है बेसिकली होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला समीकरण है, देखिए नंबरिंग से भी याद रखना है कि पहला समीकरण कौन होता है, दूसरा समीकरण कौन होता है, तीसरा समीकरण कौन होता है। तो गति के 3 समीकरण में से पहला समीकरण होता है v=u+at, v=u+at, यानी कि v-u=at, इसको कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा जो यहाँ सी में लिखा हुआ है वो आपको पहला जो है समीकरण है गति का। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों यानी कि v² बराबर दूसरा ध्यान रखिएगा कि दूसरा कौन होता है। दूसरा डी में जो ऑप्शन है यानी कि s=ut+12at²। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन बी का मैंने जिक्र किया? नहीं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दिया हुआ है s=v-u, एक कोई भी गति का समीकरण नहीं है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टाइफाइड जो है किसके कारण से होता है। तो देखिए टाइफाइड जब होती है तो तेज बुखार, दस्त, उल्टी सभी लग जाती है, और ये जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। और जीवाणु का नाम अगर पूछा जाए तो साल्मोनेला टाइफी इसका नाम होता है। तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसके कारण जो है टाइफाइड हो जाता है, और इसमें जो है तेज बुखार, उल्टी, दस्त सब जो है लग जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 मोल
जो है कार्बन परमाणु बराबर जो है कितने ग्राम कार्बन परमाणु होते हैं। तो 1 मोल अगर कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 12 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो 12 ग्राम जो है कार्बन परमाणु होंगे, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव को कितने जगतों में जो है विभाजित किया गया है। तो यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कितने जो है किंगडम में जो है डिवाइड किया गया है। तो देखिए विटेकर ने यहाँ पर दिया था कि 5 जो है 5 वर्गों में इसको क्लासिफिकेशंस किया जाए, तो विटेकर वाला ही सर्वमान्य होता है। तो इसमें जो है 5 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा कि 5 जो है किंगडम में इसको विभाजित किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जीवों को। और ये 5 जो है किंगडम का नाम कौन कौन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। यानी कि प्लांट के लिए प्लांटी, एनिमल के लिए एनिमेलिया, उसके बाद फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो 5 जो है वर्गीकरण आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि ऑर्गेनिज्म को 5 जो है किंगडम में विभाजित किया गया है। पांचों का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जो है ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क से अगर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है तो उसको जो है यहाँ पर चालन बोलते हैं, यानी कि कंडक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेसिकली जो है 3 मोड होते हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस। तो यहाँ पर संवहन में होता है कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और विकिरण में, रेडिएशंस में जो है बिना कोई कांटेक्ट के यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आती है वो विकिरण के द्वारा ही आती है। इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, चालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए अपना जो मस्तिष्क होता है वो एकदम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो मेन कंट्रोल पॉइंट अगर बात करते हैं तो मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन होता है। और इसके मुख्यतः जो है 3 भाग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 3 भाग में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन बोलते हैं इसको, अग्रभाग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा इसको ध्यान रखना है, फोर ब्रेन हो गया। दूसरा हो गया आपको मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क हो गया। और तीसरा हो गया यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन इसको ध्यान रखना है। तो हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो 3 फोर, मिड और हिंड, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च जो है मस्तिष्क इसको बोलते हैं। अब देखिए 3 भाग तो मैंने बता दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तो पढ़ा है कि सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, आपने तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों ये पाया जाता है आपको फोर ब्रेन में, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी में पाया जाता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है। यानी कि नेम क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है पेप्सिन सही होगा। पेप्सिन इसका यानी कि पित्त का एक प्रधान अंश है पेप्सिन, उसका जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन ये पेट से स्रावित होता है और ट्रिप्सिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इसको ध्यान रखना है, यानी कि सेक्रेट जो होता है वो पेट से पेप्सिन और अग्नाशय से ट्रिप्सिन। अब देखिए काम क्या होता है, तो जो पेप्सिन होता है वो अंतर्ग्रहण जो भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये भी जो है पाचक एंजाइम के रूप में ही जो काम करती है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो अंतर्ग्रह भोजन के प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन करता है, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टील में धोने की गति कांच में धोने की गति से अधिक होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ध्वनि यानी कि साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। सबसे पहला मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको जो है वैक्यूम में नहीं चलती है साउंड। अब देखिए मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ध्यान रख लेना है दोस्तों कि जैसे कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, फिर जो है आप द्रव में और गैस में सबसे कम होती है, इसको ध्यान रख लेना। अब देखिए इसमें
क्या होता है। अब देखिए साउंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का वेव है। तो साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में भी अगर क्लासिफिकेशंस किया जाए तो ये आपको दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए पीतल में ध्वनि की गति हीलियम से अधिक होती है, क्योंकि हीलियम गैस है तो इससे तो ज़्यादा ही पीतल होगी। अब यहाँ पर स्टील जो है, स्टील में जो है सबसे ज़्यादा लगभग पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में उससे कम, उसके बाद सॉरी ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस। तो इस तरह से क्रम ध्यान रखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम जो है साउंड की गति होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि गर्म करने पर वायु फैलती है। जी हाँ, गर्म जब करिएगा तो वायु फैल जाएगी। और गर्म हवा ठंडी हवा से भारी होती है। क्या ऐसा सही है? नहीं, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की हो जाती है, इस वजह से ये ऊपर उठ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा डी। केवल एक ही सही है, यहाँ पर केवल एक ही सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड एक जो है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, इसको जरूर ध्यान रखना है। और हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जी हाँ, बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि बोन और रक्त दोनों, यानी कि हड्डी और रक्त दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा ए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही इसमें भी पूछा जा रहा है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल कड़वे होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अगेन सही हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को किस रूप में दर्शाते हैं। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पर दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसको लिखते हैं CaOCl2। तो देखिए इस तरह से लिखा किस में है, तो सी में है। तो सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका अदर नेम है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पीएच मान पावर ऑफ एच इसको बोलते हैं, पीएच को। अब देखिए इसको पावर ऑफ एच के रूप में 0 से 14 तक के इसको दर्शाते हैं। 7 को न्यूट्रल मानते हैं, और 7 से कम होगा, जिस तरह से बढ़ते जाएगा तो एसिडिक होते जाएगा नेचर में। 7 से ऊपर 14 तक जाएगा तो ये बेस जो है मजबूत होते जाएगा। अब देखिए नींबू के रस का पीएच मान 2.2 के लगभग होता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का कौन सा जोड़ा जो है सही है। अब देखिए सही पूछा जा रहा है। तो देखिए स्पाइरोगाइरा क्या शैवाल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अमीबा क्या कवक की कैटेगरी में आता है। तो देखिए स्पाइरोगायरा जो है वो शैवाल की कैटेगरी में आता है, यानी कि अलगी है। तो स्पाइरोगायरा जो है वो ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा कवक की श्रेणी में नहीं आता है, कि यानी कि फंजाई नहीं है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और अपना शेप जो है बदलते रहता है, एक कोशिकीय जीव है, इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर केवल एक ही सही होगा, तो यानी कि डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर अगेन जो है कौन सा युग्म सही है वही पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में। तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और छवि की स्थिति, यानी कि वस्तु, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अगर हम रखते हैं वस्तु को सी पर, यानी कि सी पर रखते हैं सेंटर पे, तो कहाँ पर छवि बनती है, सी पर। या फिर हम एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, कि अगर वस्तु को हम सी पर रखेंगे, यानी कि केंद्र पे, तो सी पर ही उसका जो है बनेगी। और अगर हम फोकस पे रख दीजिए, मेन फोकस पे अगर रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है बनेगा वो अनंत पे बनेगा। तो इसको दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फिर से कथन सही पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है डक्टिलिटी का डेफिनेशंस जानते होंगे। तो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जिसके द्वारा जो है ड्रॉ करते हैं वायर के रूप में। किसी ऑब्जेक्ट को अगर लंबे तार के रूप में अगर खींच कर बना सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कि उसमें डक्टिलिटी है। और अगर किसी जो है
वस्तु को प्रॉपर्टी जो होता है उसको अगर हम पतले चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसको मलेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि लचीलापन बोलते हैं, आघातवर्ध बोलते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, यानी कि आघातवर्धनीयता बोलते हैं, यानी कि मलेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से पतले चादर के रूप में तो मलेबल है, अगर पतले तार के रूप में खींचे जा सकते हैं तो लचीलापन है, यानी कि डक्टिलिटी है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उल्टा दिया हुआ है। तो इसका अगर यहाँ पर डक्टिलिटी काट के अगर मलेबिलिटी होता तो ये सही होता, यहाँ पर मलेबिलिटी काट के डक्टिलिटी होता तो ये सही होता, यानी कि दोनों कहने का मतलब है कि उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ध्यान रखिएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन जो का उपयोग करके जो है प्रजनन करता है, यानी कि जीव आपको बताना है कि वो विखंडन करके ही वो जो है प्रजनन करता है, यानी कि फॉलोइंग रिप्रोड्यूस यूजिंग फिजन। तो इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है अमीबा सही होगा। अमीबा जैसा कि मैंने बताया एक कोशिकीय जीव है और ये अपना जो है प्रजनन जो है विखंडन करके ही करता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो अमीबा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवृत्ति के संबंध में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। तो सही स्टेटमेंट ही यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है। तो देखिए आवृत्ति हर्ट्ज के रूप में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो पहला देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़िए कि 1 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है प्रति मिनट 1 दोलन में होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर मिनट। तो देखिए पर मिनट की जगह यहाँ पर सेकेंड अगर दिया रहता तो सही होता। तो यहाँ देखिए यही कारण ये गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल जो है डी सही होगा, यानी कि केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वो भी पहला नंबर का। तो डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशंस पर सेकेंड होता है, न कि पर मिनट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 12 है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधे जो है 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/6 होता है। तो आंसर 2 है भी नहीं आंसर। तो यहाँ पर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान जो है सभी जगह सेम ही होता है, यानी कि जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चाहे कहीं भी जाएं मास जो है सेम रहता है, घटता बढ़ता सिर्फ और सिर्फ वेट होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान जो है पोजीशन के अनुसार जो है चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर जो है जी का मान जो है यहाँ पर आपको 1/6 होता है चंद्रमा पे। तो देखिए 1/6 हो गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं W इजकल टू ध्यान रखिएगा mg होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास देखिए 12 है और ग्रेविटी जो है यहाँ पर 9.8 होता है, और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6 को काटेंगे 12 को 2 से, 9.8 इंटू 2 19.6 इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, छोटी सी न्यूमेरिकल है, इसको आप कर सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की, इसको जरूर ध्यान रखना। अब देखिए आप लोगों को एक कन्फ्यूजन्स है कि मैं जब शायद क्लास में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन मैंने बताया था। लेकिन कई जगह जो है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी दिया रहता है। तो जी हाँ, रदरफोर्ड बिल्कुल सही है। अगर हम गोल्डस्टीन की बात करते हैं तो वो खोज किसकी की थी, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियस पढ़े होंगे तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए प्रोटॉन ही होता है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। तो कभी कभी जो है गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में दिया रहता है और वहाँ पर रदरफोर्ड ना दिया रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हो सकता है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज में कोई भी यहाँ पर सस्पेंशन नहीं है, इसका जेम्स चैडविक ही होगा, और जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक जैसे वायर है तो इससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए इस पे निर्भर करती है, लंबाई पे और मोटाई दोनों पे निर्भर करती है। इसको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए R इजकल टू होता है ρ/L/A। तो इस तरह से इस पर ध्यान रखिएगा। और H इजकल टू होता है I²RT इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको लंबाई और मोटाई दोनों पे निर्भर कर रही है। तो करेक्ट उत्तर होगा ए, 1 और 2 दोनों।
तो दोस्तों 24 प्रश्न ही पूछे गए थे, इस तरह से मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप मैंने अच्छे से किया होगा, आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ठोक दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।